Yes, the date today is 24th of April 24/04/24 4 ही 4 है इस बार तो। हाँ जी, मनी हमारा टॉपिक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पूरी यूनिट की वैल्यूएशन बहुत कम है, बट इसके कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो आते हैं, तो बहुत इजी टू वर्किंग है। और हम इसके सारे के सारे मतलब टोटल 8-9 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट में वर्क अपॉन हो जाएंगे। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन एक अराइज होता है, ये मनी होता क्या है? व्हाट इज मनी इन योर टर्म्स? वेरी गुड, बुक की डर्टी राइट डेफिनेशन है। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो हमारे लिए मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग विच हेल्प्स अस आउट सो दैट वी कैन फुलफिल अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। बट पहले के टाइम पे जब मनी नहीं था, आओ, जब पहले के टाइम पे मनी नहीं था तब क्या ट्रांजैक्शन नहीं होते थे? क्या होते थे, बट तब ट्रांजैक्शन होते थे एक कॉन्सेप्ट से जिसको हम नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। पहले के टाइम पे चलता था हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। तो जो बार्टर सिस्टम है इसके ट्रांजैक्शंस हम आज वर्क अपॉन करके देखते हैं कि बार्टर ट्रांजैक्शन होते क्या हैं। एक बच्चा है एमपीएस में पढ़ता है, वो एक ग्रीन कलर का रजिस्टर लेके आया, ठीक है। उसने कहा कि सर आपके पास एक ब्लू कलर का रजिस्टर पड़ा है, क्या आप मेरे साथ वो रजिस्टर एक्सचेंज करना चाहोगे? अब बाई चांस था कि नितिन सर के पास ब्लू कलर का रजिस्टर है और वो एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो गए, बट क्या ये हर बार ज़रूरी है कि हो जाए या मैटर ऑफ कोइंसिडेंस था? कोइंसिडेंस है, यानी हर बार बार्टर का ट्रांजैक्शन फुलफिल हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो बार्टर के कुछ लूप होल्स या लिमिटेशंस होते हैं या फीचर्स होते हैं, उसमें से जो सबसे पहला फीचर बार्टर ट्रांजैक्शंस का कहलाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेशंस। और लिमिटेशंस में बचपन से आप पढ़ते हैं, वो लिमिटेशन सबसे पहली है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब ये कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता क्या है, मुझे कौन समझाएगा? आप समझाएंगे एक बार? ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है अपनी स्कूल में, थोड़ा बहुत जितना पता है, एनी टर्म्स जो आप यूज़ करें। हाँ हाँ, यही बता दो। जैसे दोनों को एक ही चीज चाहिए थी और वो कोइंसिडेंस हो गया। बेटा जो एक चीज़ चाहिए तो लड़ाई हो जाएगी। मतलब देखो उनका टाइप अलग था, कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए एसी, आपको चाहिए बुक, मेरे पास बुक अवेलेबल है, बट अगर आपके पास एसी अवेलेबल नहीं है तो ट्रांजैक्शन फुलफिल नहीं हो सकता। आपने बोला सर पंखे से काम चला लो, मैंने बोला नहीं ना ना चाहिए तो एसी। यानी बाय डिफ़ॉल्ट ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइप के गुड्स हों, टाइप्स हो सकते हैं अलग अलग, बट दोनों की नीड्स एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन उनको मिलना चाहिए। अगर नीड्स मैच हो रही हैं तो वो गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडीली अवेलेबल होंगे, बट अगर नीड्स मैच नहीं हो रही तो शायद गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडीली अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये सिर्फ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस है दैट बोथ द पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आर रेडी टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे हैव। तो एक बार इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता तो सबको है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आसान करना नहीं आता। तो आज हम एक्सप्लेनेशन को आसान करके इसको पढ़ेंगे, या सर पहले थ्योरेटिकल पढ़ाऊँ? आसान कर दूं? कर देते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। बोथ द पार्टीज, एक बार देख लीजिए, पार्टीज, वन सेकेंड, लोकेंद्र, बोथ द पार्टीज दैट आर involved in a transaction are ready to exchange goods and services with each other। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसका एक्सप्लेनेशन। ये हर बार ज़रूरी होगा क्या? तो इसको मेंशन करना है। इट इज़ जस्ट अ मैटर
of coincidence that the exchange happens. एक्सचेंज पूरा हो, ये सिर्फ एक मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे राजा बाग में जो एमपीए स्कूल है उसके पास में एक रोमिनोज पिज़्ज़ा है, ठीक है। तो रोमिनोज वाले के पास आप गए, आपने बोला भैया मेरे पास पुरानी बुक पड़ी है इकोनॉमिक्स की, आप एक काम करो पुरानी बुक ले लो, इसके बदले एक मीडियम साइज़ वाला पिज़्ज़ा दे दो। उसने बोला भैया मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा तो दे दूंगा बट बुक नहीं, इसके बदले एक काम करो मेरे पास आप अपना बैग ही छोड़ जाओ पूरा का पूरा। तो हर बार ट्रांजैक्शन फुलफिल इसलिए नहीं हो पाता, हो सकता है एक सोच रहा है भाई मेरा तो बहुत लॉस हो रहा है, दूसरा सोच रहा है अरे नहीं नहीं मेरा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ट्रांजैक्शन फुलफिल नहीं होता। ट्रांजैक्शन कब फुलफिल होगा, जब दोनों की सिचुएशन विन विन की होती है, ठीक है। किसी के पास एंटरप्रेन्योरशिप है ना इस बैच में, तो आपने ये विन विन वाले ट्रांजैक्शंस को पढ़ा होगा। अभी कौन से चैप्टर पे पहुंच गए? अच्छा अभी तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, इट्स 11th बीएसटी सेकंड चैप्टर, तो पूरा का पूरा जो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आएगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ तो अब कितना ज़्यादा ईपी भी तो पढ़ना है क्या, बीएसटी थोड़ी पढ़ते रहना है। चलो हाँ जी, तो ये हो गया सबसे पहली प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? पक्का? चलो सेकेंड प्रॉब्लम, बिल्कुल हाँ लिख लो बेटा लिख लो। इसमें किसी को डाउट है बेटा समझने में? इसका एग्जाम क्या बेटा? हाँ मनी चैप्टर शुरू हो गया। इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हो आप, अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आया तो। दैट एक्स हैज़ एप्पल एंड वाई हैज़ बनाना, एक्स नीड्स मोर ऑफ मैंगोज विच वाई डज नॉट हैव, सो दैट ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो एक्सचेंज होगा ही नहीं क्योंकि डबल कोइंसिडेंस नहीं। बट अगर सोचो पैसा अवेलेबल हो दोनों के पास, तो क्या मैं एप्पल या बनाना खरीद सकता हूँ? बहुत आसान है। इफ़ यू हैव मनी यू कैन बाय एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब वो सारी चीज़ें नहीं, बट जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है। कहीं तुम बोलो कि सर हम तो सब कुछ खरीद लेंगे, वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये आपको लॉजिक समझ में आया होगा, वो हाउ मनी इज़ फंक्शनिंग। अरे कितने बच्चे ऑनलाइन हैं? 6 ओके हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलिए अब हम सबसे सेकेंड बड़ी प्रॉब्लम जो मनी के पहले आती थी, दैट इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझा देता हूँ। व्हेन इट कम्स टू स्टोर ऑफ वैल्यू, गुड्स को स्टोर कर पाना आसान होता है कि मुश्किल होता है? डिपेंड्स। मान लो आपको पेन स्टोर करने को बोला, एक बच्चा है पूरे बेड के अंदर भी रख रखे हैं, बेड बॉक्स में भी रख रखे हैं, पेंसिल बॉक्स में भी रख रखे हैं, बैग में भी भर रखे हैं। पेन को स्टोर कर पाना आसान है। बट अगर मैं कहूँ कि पेन की सारे पेन्स की मिला के वर्थ 10,000 रुपीज़ हुई है, अब 10,000 रुपीज़ को स्टोर कर पाना आसान है कि 10,000 रुपीज़ के पेन को स्टोर कर पाना? रुपीज़ को। रीज़न क्या है? मनी को स्टोर करने के लिए जगह क्या चाहिए? कम, उसकी वैल्यू क्या होती है? बट कई बार गुड्स के केस में होता है कि गुड्स को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गुड्स की एक लाइफ होती है, और गुड्स की लाइफ क्या है? कई बार पेरिशेबल है तो बहुत ही कम है, तो उसको लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, केक, स्वीट्स आपको बहुत पसंद है बट उनको लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रखा जाता। बट क्या आप पैसे स्टोर करके रख सकते हो? नानी के घर गए थे, नानी ने आपको पैसे दिए थे, नानी के पैसे स्टोर करके रखोगे तो वो जो मिठाई है उसको बार बार परचेज करके खा पाओगे। बट गलती से मम्मी को दे दिए तो मम्मी बोलेगी बाद में मिल जाएंगे, बट मम्मी का बाद आता नहीं है। मेरी मम्मी का नहीं आया आज तक, तुम्हारी मम्मी का तो कहाँ से आएगा? मेरी मम्मी बचपन से बहलाई जा रही थी, देंगे देंगे, तेरे ही तो हैं सारे, तेरे ही तो हैं सारे, आई एम वेटिंग कि वो कहाँ हैं सारे। तो दैट इज अ प्रॉब्लम कि गुड्स को स्टोर कर पाना तो बहुत मुश्किल है, बट मनी को स्टोर कर पाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। लेट अस से एक बच्चा है सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ की एक फ्रेंड है, मानसरोवर में रहता है, ठीक है। सिद्धार्थ का जो मानसरोवर वाला फ्रेंड है वो उसको बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं तेरे लिए चॉकलेट भिजवाता हूँ। सिद्धार्थ बोला नहीं नहीं चॉकलेट मत भिजवा, एक काम कर
पैसे भिजवा दे, क्योंकि चॉकलेट भिजवाने के लिए या तो तेरे को आना पड़ेगा या किसी को भेजना पड़ेगा, बट पैसे भिजवाने के लिए कुछ नहीं, ऑनलाइन पेमेंट कर दे, मैं यहाँ से चॉकलेट खरीद के तेरे नाम से खा लूँगा। अब एक बात बताओ, मनी को ट्रांसफ़र करना आसान था या चॉकलेट को? चॉकलेट में तो रिस्क, इसकी मम्मी ने देख लिया, उसकी मम्मी ने देख लिया, कुछ गड़बड़ हो गई तो ठीक है। तो चॉकलेट के केस में इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि चॉकलेट क्या एक कमोडिटी है। अब बाई चांस वो आज नहीं आ पाया, वो बोला कल आऊँगा, अब कल हो सकता है चॉकलेट गर्मी से पिघल गई, तो क्या वो क्वालिटी ऑफ गुड में रहा? नहीं। बट अगर मनी है, मनी को धूप में रखोगे तो पिघल थोड़ी जाएगा, मनी तो मनी रहेगा, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि गुड्स को स्टोर कर पाना मुश्किल है, बिकॉज इट रिक्वायर्स ह्यूमन एफर्ट एंड टाइम। मैं तो मेरी बुआ के साथ भी यही करता हूँ, वो गांव में रहती हैं, वो हर बार थोड़े दिन में फ़ोन करती है, मैं तेरे लिए लड्डू भिजवा रही हूँ देसी घी के। ना बुआ, पैसे भिजवा दे, मैं गुड़ मिश्री से खरीद के लेके आऊँगा, देसी घी के लड्डू खा लूँगा आपके नाम से। रीज़न क्या है? क्योंकि मनी को ट्रांसफ़र करना मुझे पता है आसान है, बुआ भिजवाएगी, मेरे को बस स्टैंड जाना पड़ेगा लेने के लिए, तो मेरा ह्यूमन एफर्ट भी लगेगा, बुआ का भी ह्यूमन एफर्ट लगेगा, एंड टाइम भी लग जाएगा एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचने में। अरे एवेंजर छल्ला इंडियो तो आया है, टी छल्ला, ये कौन से एवेंजर के दुकान पे जाते हो तुम? मुझे लगता है एक ही साइज के कपड़े खरीद के लेके आते हो और एक ही दुकान पे मिलते हैं सारे एवेंजर के, एंड दैट टू ब्लैक पैंथर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया है बेटा, हमने नया चैप्टर शुरू किया मनी, और जस्ट अभी कुछ, हाँ जी, हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड, तो आगे तो पढ़ेंगे, या तुम छुट्टी पे चले जाओगे? फर्स्ट नहीं आता, बताऊंगा वो बाद में वो तुम देखो, सेकेंड से ही आएंगी सारी चीज़ें। फर्स्ट से तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फ्रेम होंगे, मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 क्वेश्चन तो हो गए बस। तीसरा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, हाँ जी, उसके अलावा सारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से बनेंगे जो हमने पढ़ा था। टाइप्स ऑफ गुड्स, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ गुड्स में क्या इंक्लूड होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें, डिफरेंशिएशन में पहुंच गए। फिर अ सेम गुड कैन बी फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड बोथ, अ सेम गुड कैन बी, ये बेटा बाद में लिखना, ये बाद में लिखना प्लीज़। हाँ जी, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू की बात कर लेते हैं, चैप्टर 2। हाँ, फिर हम बात कर रहे हैं लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। मैंने बताया गुड्स को स्टोर कर पाना मुश्किल टास्क है। उस बच्चे को टी शर्ट नहीं मिल रही क्योंकि जयपुर में कोई उसकी क्वालिटी की टी शर्ट जो उसको एवेंजर की चाहिए स्टोर नहीं कर पा रहा, तो कहाँ से आती है? बैंगलोर से आती है। तो बैंगलोर से टी शर्ट प्रिंट होकर आ रही है, टाइम भी लगेगा, ह्यूमन एफर्ट भी लगेगा। तो मनी को स्टोर कर पाना आसान था कि टी शर्ट्स को? इसके पापा ने इसको दिया मनी स्टोर करने के लिए बहुत सारा, ठीक है, तो इसने टाइल्स के नीचे दबा दिया घर में। अब उसमें से हर रोज़ 500 का नोट निकालता है, उसको यूटिलाइज कर लेता है। तो मनी को स्टोर कर पाना आसान था, बट सोचो गड्डी भर के अगर टी शर्ट खरीद के लेके आता 500 रुपये की गड्डी की, कितनी सारी आती, कहाँ स्टोर करता? एक तो जगह भी घेरती और प्लस इसको मेंटेन करने में भी एफर्ट लग जाते हैं। तो मनी को स्टोर करना इज वेरी कन्वीनियंट प्रोसेस। तो हम लिख लेते हैं लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू में, टू स्टोर गुड्स, हाँ जी, नहीं आधा, इट इज difficult as it requires human effort and time. And goods have a स्पेसिफिक शेल्फ लाइफ। आपके घर में एक सोफ़ा खरीदा है जिसको यूज़ नहीं करते, 5 साल उस सोफ़े को छोड़ दो, 6th ईयर उसको यूज़ करने की कोशिश करो, 6 महीने से पहले ख़राब हो जाएगा। रीज़न क्या है? गुड्स की एक लाइफ है, अगर आपने उसको यूज़ नहीं किया तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो गुड्स हैव अ पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ, आप उसको लिमिट से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते।
जैसे मुझे मैंगो बहुत पसंद है, बट मैंगो साल में एक लिमिटेड मंथ्स के लिए अवेलेबल होता है, तो क्या मैं उसको स्टोर करके रख सकता हूँ? फ्रिज में करूँगा, बाई चांस फ्रीज़र में रख दिया तो टेस्ट वो क्वालिटी रहती नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको स्टोर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसमें ह्यूमन एफर्ट भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी लग जाती है, तो गुड्स को स्टोर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है। समझ में आया क्या? पक्का? थर्ड पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मैंने एक मूवी देखी थी स्पाइडरमैन, उसमें क्या है, वो जब पहली पहली बार स्पाइडरमैन बनता है ना, तो वो जिस चीज़ की भी हाथ लगाता है सब टूट जाती है। देख, आज तो बना है ब्लैक पैंथर, आज तो किसी भी चीज़ के हाथ लगा ले, बस मेरे मत लगाना, इसके दिल के हाथ लगा, नहीं नहीं इसके तो अभी कोई झंझट ही नहीं है, इसके लगा, इसका दिल नाले से जुड़ा हुआ है, करतारपुर वाला नाला। तो थोड़ा सा कम कर दे। और ये इसी अचानक काम करना बंद करके तुम लोग सारी सांसों में गोड़ गए हो इसको। नहीं नहीं, पिछली क्लास में तो ठंड लग रही थी इसमें। नीचे लग गया ना, नीचे ही बैठ गया। ठीक है, कल से तुम यहीं बैठो, मैं नीचे शिफ्ट हो जाऊँ। हाँ जी, तो आई होप ये समझ में आया होगा, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब हम ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू की बात कर रहे हैं। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर डिस्टेंस हो। तो अगर जैसे उसने टी शर्ट बैंगलोर से मंगाई, अगर बैंगलोर से पैसे मंगाता फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आते, बट बैंगलोर से अगर गुड्स मंगाए तो टाइम लगेगा, महीना भर भी लग जाता है डिलीवरी में। तो आपने देखा होगा स्विगी जोमेटो से आपने खाना ऑर्डर कर दिया, आप वेट करते रहते हो कितनी देर में पहुंचेगा, कितनी देर में पहुंचेगा, बट आपने किसी को ऑर्डर किया भाई पैसे भेज, और उसने हाथों हाथ उधर से ट्रांसफ़र किए, कितनी देर लगेगी आपके अकाउंट में? विद इन सेकेंड भी पूरा नहीं लगता, माइक्रो सेकेंड्स में आपके अकाउंट में आ जाता है। क्योंकि मनी को ट्रांसफ़र करना वेरी कन्वीनियंट प्रोसेस, बट गुड्स को ट्रांसफ़र करना वेरी लेंदी प्रोसेस। तो बाय डिफ़ॉल्ट लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का रिफ्लेक्शन क्या है? दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू ट्रांसफ़र गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, और अगर गुड्स गलती से भारी हुए तो ह्यूमन एफर्ट और टाइम भी क्या लगेगा? ज़्यादा। तो मान लो एक बच्चे को शिफ्ट होना है अगले साल कॉलेज के लिए बैंगलोर, उसने देखा मेरे को बाइक लेनी है, तो दो ऑप्शन है, या तो बाइक यहाँ से खरीदे, ट्रांसपोर्ट करे और वहाँ लेके जाए फिर वहाँ चलाए, या फिर वहीं खरीद ले। तो सबसे बढ़िया डिसीजन मेकिंग क्या है? वहीं खरीद लो, क्योंकि उसमें ह्यूमन एफर्ट और टाइम क्या लगेगा? पैसे यहाँ से वहाँ ले जाना है, कन्वीनियंट मोबाइल में डाल के ले जाओ, डिजिटल, कहीं खर्च भी नहीं होंगे, कहीं चोरी वोरी भी नहीं होंगे, कोई झंझट नहीं है। बट गुड्स यहाँ से वहाँ ले जाओगे तो डैमेज होने के चांसेस। तुमने बाइक को दिल से प्यार किया था, बट रास्ते में उसको किसी और से प्यार हो गया, तो वो किसी और की हो जाएगी, चोरी भी हो सकती है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा केस हो सकता है, इसीलिए सबसे बेटर है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू पे फोकस करना। तो इसको एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू ट्रांसफर गुड्स from one place to other। वापस से ह्यूमन एफर्ट और टाइम अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बस आपको तो यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए वांट्स टू कैरी हिज सूटकेस फ्रॉम जयपुर टू बैंगलोर, इट विल रिक्वायर ह्यूमन एफर्ट एंड टाइम। देखा होगा ना, रेलवे स्टेशन पे लोग जूझते रहते हैं, बैग इधर लटका है, एक हाथ में बैग दूसरे हाथ में बैग, बट उस बैग के अंदर जो सामान है उसकी वैल्यू टोटल 6000 भी गुड्स की नहीं है। तो बेटर क्या होता है, यहाँ से जाओ वहाँ 6000 के सामान खरीदो, वहीं फेंक के आ जाओ, आपको कम से कम ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ेगा, अगर आपके पास मनी अवेलेबल है तो, वरना किसी को डोनेट करके आना, काम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या? पक्का? किसी को कोई डाउट? तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट प्रोसेस टू ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन बताओ। फ्यूचर पेमेंट्स, लैक
ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर की जगह आप एक टर्म और लिख सकते हैं बेटा, डेफर्ड। किसने बोला? वेरी गुड, आपने भी बोला। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर या फिर डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर या डेफर्ड एक ही चीज़ होती है। डेफर्ड का मतलब आने वाले टाइम पीरियड में। आप सोचिए, एक बच्चा है जो एवेंजर्स की टी शर्ट पहन के आता है। मैंने उसको बोला बेटा जब तुम पास आउट हो जाओ तो एक काम करना, तुम्हारी एवेंजर की टी शर्ट मेरे को भी दिलाना। अब जब ये पास आउट हो रहा था तब तक इसकी एवेंजर की टी शर्ट धूप में पड़ी पड़ी फेड हो गई। ये मेरे पास लेके आया, मैंने बोला ना ना ना, मैंने जो ऑर्डर किया था उसकी क्वालिटी अलग थी, तुम जो डिलीवर कर रहे हो उसकी क्वालिटी अलग है। क्योंकि टाइम का गैप आ गया तो गुड तो वही था बट क्वालिटी का डिफ्रेंसिएशन आ गया है। अब मैंने इसको बोला था मेरे को एक टी शर्ट ला के देना जिसकी वैल्यू इसी टी शर्ट के बराबर हो। अब हो सकता है फ्यूचर में टी शर्ट एक साल बाद महंगी हो जाए एवेंजर्स वाली, क्योंकि ये पहन रहा है। हाँ जी मैम। मैम उसको ऊपर भेज दीजिए प्लीज। कुछ नहीं बेटा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर या फिर डेफर्ड पेमेंट। इसका मतलब क्या है? फ्यूचर में होने वाले ट्रांजैक्शन। तो फ्यूचर वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो क्या मनी के केस में आसान है कि गुड्स के केस में आसान है? मनी के केस में, क्योंकि गुड्स मैंने उसको बोला था मेरे को एक साल बाद ला के देना इसी क्वालिटी के। एक साल बाद इतने महंगे हो गए कि गुड्स के सिर्फ टी शर्ट का गला उठा के लेके आ गया, पूरी टी शर्ट घर पे छोड़ दिया। बोलते सर टी शर्ट तो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना तो मुश्किल था ही, साथ ही साथ में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए कैरी आउट करना भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो सकता है। क्या ये लॉजिक समझ में आया? तो इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी एक्सचेंज इन द सम फ्यूचर डेट। तो आज आपको बहुत भूख लग रही थी, एक बच्चा बोला सिद्धार्थ कि सर मेरे को चाप खिला दो। मैंने बोला ठीक है चलो तुमको चाप खिला के लेके आता हूँ। अब सिद्धार्थ को मैंने चाप खिला दी और मैंने सिद्धार्थ को बोला सिद्धार्थ एक काम करना, जिस दिन मुझे भूख लगे ना उस दिन मुझे भी चाप खिलाना। सिद्धार्थ एक साल बाद मेरे से मिला, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने बोला सिद्धार्थ चाप खिला दे। सिद्धार्थ बोला नहीं सर, पहले तो 90 रुपीज़ की थी तब आपने मेरे को खिलाई थी, अब तो चाप की डिमांड बढ़ गई है, अब इसी चाप की वैल्यू 300 रुपीज़ हो गई है, मैं तो नहीं खिलाऊंगा। रीज़न क्या है? डिफ्रेंसिएशन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर आपकी नीड बदल गई, तो नीड बदल गई तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या हो जाती है? बदल जाते हैं। कोविड के टाइम पे मास्क की नीड मार्केट में अचानक बढ़ गई थी। कोविड गया, उस मास्क को लोगों ने ऐसे फेंका जैसे उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। रीज़न क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस गुड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हो सकता है दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे उससे भी ज़्यादा हो या उससे भी कम हो, आप डिफाइन नहीं कर सकते। बट क्या 500 रुपये का नोट है उसकी वैल्यू आज और अगले साल में बदल जाएगी क्या? एक कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, उसमें बदल सकती है। बट आपके लिए वो 500 रुपये के नोट की वैल्यू 500 रुपये ही तो रहेगी, ऐसा थोड़ी है वो 400 रुपये हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट कहीं ना कहीं हम देखें तो गुड्स के केस में फ्यूचर का ट्रांजेक्शन है, 500 रुपये लिए थे, 500 रुपये मेरे को दे देना, फ्यूचर के केस में आसान है। बट गुड्स के केस में डिफ्रेंशिएटेड हो सकता है क्योंकि गुड्स की वैल्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम बदलती रहती है। क्या ये लॉजिक समझ में आया? तो बाय डिफॉल्ट डिफरेंशिएशन एंड एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, कोई चीज़ आपके लिए आज प्रेफरेंस हो सकती है, एक साल बाद प्रेफरेंस ना हो। आपने देखा होगा नया मोबाइल खरीदो, ऐसे मखमल की तरह बिल्कुल सॉफ्टली रखते हो नीचे, उस मोबाइल को एक साल होने दो, आपसे पहले गद्दे पे वो जाता है। रीज़न क्या है? एक साल बाद उस गुड की वैल्यू आपके लिए खत्म हो गई है। पहले दिन क्या हो रहा है? आप उसको बिल्कुल मेंटेन करके रख रहे हो। नई गाड़ी होती है ना, क्या रखते हैं? मेंटेन करके, किसी को बैठने नहीं देते, किसी को चलाने नहीं देते। एक साल होने दो, 4 उसके ऊपर लटक के घूम रहे, कुत्ते भी पीछे पड़े हुए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किसका आया? गुड्स के टाइम का। अगर हम फ्यूचर और प्रेजेंट की बात करें तो गुड्स की वैल्यू टाइम टू टाइम बदलती रहती है, बट मनी की वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी। तो बाय डिफॉल्ट हम इसको कहते हैं लैक ऑफ फ्यूचर या फिर डेफर्ड पेमेंट्स। तो डेफर्ड पेमेंट के केस में एक बार चेक कर लेते हैं। बेटा आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चलो
आई होप विजिबल भी होगा। तो बोल देते मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, मैं मना थोड़ी करता हूँ। हाँ जी, चलिए। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर या फिर डेफर्ड पेमेंट, यानी डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर के केस में डिटरमाइन करना गुड्स को आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। हो सकता है हमारी लड़ाई हो जाए कि मैंने तेरे को एक चाप खिलाई थी, तू मेरे को खिला रहा है कि नहीं खिला रहा, वो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर मनी है, उसने मेरे से 500 रुपये लिया, उसने बोला सर 1 साल बाद मैं आपको 10% इंटरेस्ट के साथ चुका दूंगा, तो मुझे पता है 1 साल बाद मुझे कितने वैल्यू मिलेगी या वो कितने पैसे मेरे को चुकाएगा, 550 रुपीज़। तो मनी के केस में डिटरमाइन करना बहुत आसान है, बट गुड्स के केस में डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गुड्स की लाइफ भी होती है और साथ ही साथ में गुड्स की प्रायोरिटी भी चेंज होती रहती है। क्या ये लॉजिक समझ में आया? तो हम इसको लिख लेते हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर या फिर डेफर्ड पेमेंट। बेटा ये मनी चैप्टर हमने शुरू किया आज, वहाँ पर भी हमने मनी शुरू किया है, वही टॉपिक हम सेम टू सेम ले रहे हैं, ठीक है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर या फिर डेफर्ड पेमेंट, इस केस में इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। द ट्रांजैक्शंस ऑफ फ्यूचर are not easy to record और सेटल। रिकॉर्ड करना भी मुश्किल है और साथ ही साथ में सेटलमेंट करना भी मुश्किल है, ठीक है। एग्जाम्पल, 1 kg wheat today is not equal to 1 kg wheat after 1 year। कोविड के टाइम पे अचानक से वीट का प्राइस मैसिवली बढ़ गया था, 3600 पर 1000 kg 100 kg भी हो गया था, वापस से अभी घट गया, क्योंकि तब फार्मर्स फार्मिंग नहीं कर पा रहे थे, कुछ और प्रॉब्लम भी थी। गवर्नमेंट ने देखा कि रशिया यूक्रेन का वॉर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, तो उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ गए थे। अब वो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा थोड़ा शांत होने लग गया, प्राइसेस वापस नॉर्मल हो गए। तो 1 साल पहले जब तुमने मेरे से वो गुड्स लिए थे वीट, तब उसकी वैल्यू क्या थी मार्केट में? बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब वीट बहुत आसानी से अवेलेबल, अब डिमांड कम हो गई, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं यार उस टाइम तो तुमने लिए थे, तब तो तुम्हें बहुत तेज़ भूख लगी थी, तब तो 1 kg वीट की प्राइस तुमको पता थी। अब तुम जो मेरे को वीट दे रहे हो उसकी प्राइस तो इतनी है ही नहीं, मेरे को उसी वैल्यू का वीट दो ना। तो बोला ना सर मैंने तो आपसे 1 kg लिया था, 1 kg लौटा रहा हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस। बट अगर यही मनी हो तो इसके कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस क्या हैं? कम है। रीज़न क्या है? मुझे पता है मेरी डिफाइंड वैल्यू कि मुझे कितना रीपे करना है इन द कमिंग टाइम पीरियड। समझ में आया क्या? तो हमने 4 पॉइंट्स किए। सबसे पहले कौन कौन से? लैक प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, फिर लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर क्या बेटा? कौन से इक्वल टू के आगे? अच्छा, इक्वल टू 1 kg वीट आफ्टर 1 ईयर। देख क्यों नहीं रहा तुमको? ओ ऐसा कैसे? ये कैसे सेट होगा? मतलब मैं यहाँ उसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बोल रहा है वहाँ छोटा और लिख दो। ठीक है भैया। अच्छा, वो उससे नहीं होगा, उससे तो हम करके देख चुके हैं पहले। कोई बात नहीं, अब आज छोटा लिख लेते हैं। अब तो विजिबल हो रहा है लोकेंद्र? हाँ बेटा, जान को आफत तो है ही। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? लास्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कुछ एग्जाम्पल्स पूछूंगा मैं, आप मेरे को बताइएगा। अच्छा, उस दिन मैंने तुमको देखा था, तुम कुछ खा रहे थे, लेटर से चाप खा रहे थे। चाप किस में अवेलेबल है, लीटर्स में या केजी में? केजी में। मैंने उससे पहले वाले दिन देखा तुम कॉफ़ी पी रहे थे। कॉफ़ी में किस में अवेलेबल है? लीटर्स में। उससे पहले वाले दिन देखा मैं तुम गोल्ड की शॉपिंग करने गए थे।
ग्राम्स में अवेलेबल था। आप एप्पल खरीदने गए थे, दर्जन्स में अवेलेबल था, यूनिट्स में। क्या हमारे सारे गुड्स जो हम परचेज करते हैं या कंज्यूम करते हैं, क्या हर एक को एक कॉमन यूनिट में मेजर कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं? तो क्या 1 kg एप्पल और 1 लीटर ऑफ जूस इक्वल वैल्यू रखते हैं क्या? नहीं, दोनों का डिफरेंशिएशन है इन टर्म्स ऑफ वेट भी और इन टर्म्स ऑफ साइज भी। यहाँ पे वर्किंग क्या जरूरी है कि हमारे पास कोई कॉमन यूनिट नहीं है जिसके थ्रू हम मेजर कर पाए गुड्स या सर्विसेज को। हर गुड या सर्विस डिफरेंशिएटेड है इन देयर पर्सनल फॉर्मेट। तो यहाँ पर मनी अगर होता तो हर चीज को मेजर करने का सिंपल सा एक तरीका होता है, एक प्राइस टैग। हर एक चीज के ऊपर एक प्राइस टैग लगा होता, हम आसानी से परचेज कर सकते थे। मिल्क के ऊपर एक प्राइस टैग लगा हुआ है 100 रुपीज अ लीटर, चाप के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है 300 रुपीज अ केजी। हर चीज के ऊपर जब एक प्राइस टैग होगा यानी एक कॉमन यूनिट होगी तो क्या ट्रांजेक्शन आसान होंगे कि नहीं होंगे? जी हाँ। बट जब तक एक कॉमन यूनिट नहीं है देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन कि जो दो गुड्स हम एक्सचेंज कर रहे हैं हो सकता है कि उनका ट्रांजैक्शन फुलफिल हो रहा है बट एक को बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि उसके केस में उसकी यूनिट की वैल्यू उसके टर्म्स में तो ज़्यादा थी बट उसको एक्सचेंज में क्या मिल रहा है? कम। बट अगर मार्केट में प्राइस मिल रहा है तो प्राइस में आप देखेंगे क्वालिटी ऑफ डिफरेंशिएशन है। मिल्क 40 रुपीज़ लीटर में भी है और मिल्क 100 रुपीज़ लीटर में भी है। इट इज़ अपॉन द क्वालिटी। आप प्राइस देख के जज कर पाएंगे कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। हर बार ये ज़रूरी नहीं होगा बट यू हैव एन आइडिया। उसने बोला सर यहाँ नहीं मिलती, बाहर से मंगाइए टी शर्ट, तो वो टी शर्ट बाहर से मंगाई है, उसका मतलब क्या है कि यहाँ शायद वो क्वालिटी की एवेंजर की टी शर्ट नहीं मिल रही जो जहाँ से उसने मंगाई है। तो डिफरेंशिएशन इज क्वालिटी। अगर एक ही क्वालिटी के कपड़े हर जगह मिलने लग जाएं तो आप शॉपिंग करने के लिए दिल्ली या मुंबई जाएंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है। प्राइस यहाँ पर टैग नहीं होगा तो आप किसको देखते हैं? जज करते हैं क्वालिटी को। और क्योंकि कॉमन यूनिट नहीं है तो आप क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोल दूँ एक शर्ट खरीद के लेके आनी है, आपके लिए हो सकता है एक शर्ट जो है पतले कपड़े की भी अच्छी लग जाए, मोटे कपड़े की भी अच्छी लग जाए, कॉटन अच्छी लग जाए, या दूसरा एक और कपड़ा आता है उसकी अच्छी लग जाए। आप कोई भी शर्ट खरीद के ले जाओ, आपकी मम्मी बोलेगी क्या खरीद के लेके आए? रीज़न क्या है? आपको कपड़े की समझ। बट अगर मम्मी कह दे कि बेटा सारे कपड़े एक जैसे मिल रहे हैं, तू तो कोई सा भी उठा ला, बस 100 रुपये के अंदर अंदर का लेके आना, तो वो आपके लिए क्या है? इन टर्म्स ऑफ मनी आसान हो जाएगा कपड़े को आइडेंटिफाई करना। अच्छा इतने पैसे वाला लेना है, मामला ख़त्म। बट क्या आप क्वालिटी को जज कर सकते थे? आंसर इज नो। मैं 3-4 बार शर्ट खरीद के लेके गया, मेरी मम्मी बोलती है ये क्या लेके आया? मैंने बोला मेरे को अच्छी लग रही है, देखती हूँ कितने दिन पहनेगा। एक बार पहनता हूँ, शायद दूसरी बार उसका नंबर ही नहीं आता। रीज़न क्या है? वो उतना कंफर्टेबल नहीं लगी, वो कॉटन नहीं थी। मेरे को तो देखने में अच्छी लग रही थी, कॉटन से क्या मतलब था? एसी में पहन के देखी थी शोरूम में, जैसे बाहर निकले गर्मी, वो आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगी। तो गुड्स के केस में कॉमन यूनिट में मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट प्रोसेस। तो हम लिख लेते हैं इसको लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू को, दैट गुड्स डू नॉट have a common unit to be measured upon। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल मिल्क एंड लीटर, मिल्क को लीटर में मेजर कर रहे हैं, और फ्रूट्स इन केजी। तो दोनों कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। आपने देखा होगा आपका घर पे अगर कोई मिल्क आया है या फिर घी आया है, वो लीटर में है और उस लीटर का वेट केजी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1048 केजी, 1024 केजी ऐसा होता है। कभी देखा, कभी ध्यान दिया हो तो बाई चांस? तो कभी भी दो यूनिट्स बराबर हो ही नहीं सकते, दोनों के डिफरेंट अप्रोचेज हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं। टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो डिग्रीज़ के अंदर, सेल्सियस के अंदर या फ़ारेनहाइट के अंदर, बट वहीं पे कपड़े की लेंथ मेजर की जा रही है इन टर्म्स ऑफ मीटर। क्या दोनों सेम हो सकते हैं क्या? द आंसर इज क्लियरली नो। तो देयर इज नो कॉमन यूनिट जिसके अंदर आप गुड्स की वैल्यू को मेजर कर पाओगे, बट व्हेन इट कम्स टू इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू मेजर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज दे हैव अ प्राइस टैग ऑफ मनी। क्या ये लॉजिक समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? चलिए, तो यहाँ पर ये सारी जो आपने अभी पढ़े ये सारे थे लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। सबसे पहले हो गई प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, सेकंड हो गई लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, थर्ड इज लैक ऑफ
ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, फोर्थ इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स या फिर डेफर्ड पेमेंट्स, एंड लास्ट इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ये सारी जो लिमिटेशंस हैं यही हमारे नेक्स्ट टॉपिक भी है, दैट इज कॉल्ड एज फीचर्स ऑफ मनी। ये सारे के सारे जो लिमिटेशंस थी ये एडवांटेजेस बन गए, फीचर्स बन गए, कैरेक्टरिस्टिक्स बन गए मनी के। ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट था वहां पर क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, उसको बस यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, दैट इज कॉल्ड एज मीडियम ऑफ, वेरी गुड, एक्सचेंज। अब मनी क्या बन गया, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। आपने बोला मम्मी मैं एप्पल लेके आ रहा हूँ, घर से 100 रुपये लेके निकलो, तो ये तो गारंटी है, चाहे आपको एप्पल सस्ता मिले महंगा मिले आप आराम से खरीद के लेके जा सकते हो। बट अगर मम्मी आपको बोल दे ले बेटा 2 शर्ट ले जा और इसके बदले जाके एप्पल लेके आ जा, तो कोई ज़रूरी है क्या कि शाम को आप एप्पल लेके आ जाओगे, नहीं। तो मनी ने क्या कर दिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन अब आपके लिए कन्वीनियंट कर दिया। अब हर चीज़ को इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सचेंज कर सकते हो। ये वाली बुक चाहिए 500 रुपीज़, आपकी वाली बुक 200 रुपीज़, देयर इज अ प्राइस टैग टू ईच एंड एवरीथिंग। तो जैसे ही प्राइस टैग की बात आ गई तो यहाँ पे वर्किंग किस चीज़ की आ गई, इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज आपके लिए एक मीडियम बन गया, एक स्टैंडर्ड बन गया, जो कि आपके लिए कन्वीनियंट प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, जो वहाँ हमने सेकेंड पॉइंट लिखा था सेम टू सेम चलेगा, दैट इज स्टैंडर्ड, कौन सा वाला लिया था उसमें, ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि मनी को स्टोर कर पाना क्या है, बहुत इजी है। एक मूवी आई थी रेड, अजय देवगन की, देखी थी, कहाँ कहाँ स्टोर कर रखा था, दीवार को तोड़ा उसमें पैसा, सीढ़ी को तोड़ा उसमें पैसा, भगवान के मंदिर से भगवान को हटाया नीचे पैसा ही पैसा, इसके घर में टाइल्स को हटाया पैसा ही पैसा, हर जगह पैसा, क्योंकि पैसे को स्टोर कर पाना क्या है, इजी है। बट गुड्स को स्टोर कर पाना मुश्किल है। तो मनी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई मेरे को स्टोर कर पाना बहुत आसान है, तो कन्वीनियंट प्रोसेस होता है स्टोर कर पाना। इसीलिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा स्टोर करके बैठे हैं, ठीक है, कुछ पेट में भी स्टोर कर लेते हैं कुछ लोग, तो वो क्या है, मनी को स्टोर कर पाना आसान है, इसका रिफ्लेक्शन है। क्या ये चीज़ समझ में आई, पक्का। पॉइंट नंबर 3 हमने यहाँ लिया था, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मनी को जितना फास्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है और किसी चीज़ को किया ही नहीं जा सकता, बहुत एक हाई स्टैंडर्ड हो गया। इतनी एफिशिएंसी किसी चीज़ के ट्रांसफ़र में नहीं है। आप एक फाइल भी भेजोगे एक जगह से दूसरी जगह, इतनी जल्दी नहीं जाएगी जितना जल्दी आपका मनी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड feasible to transfer money from one place to other, and in comparison of goods बहुत बड़ा डिफ्रेंसिएशन आपको नोटिस हो जाएगा। तो जैसे मैंने बुआ को बोला, बुआ लड्डू मैं ले लूँगा, आप तो पैसा दे दो, तो बुआ ने वहाँ से पैसा जैसे ही अकाउंट में भिजवाया, कन्वीनियंट प्रोसेस हो गया। तो आजकल तो हर चीज़ डिजिटली होने लग गई है। बहन बोलती है राखी मैं फिजिकली भेजूंगी, इससे अच्छा तेरे को डिजिटली भेज देते हैं। तो आप भी क्या करते हो, उसका पैसा भी क्या कर देते हो, डिजिटली भेज देते हो। मैं थोड़ा सा गंदा आदमी हूँ इस मामले में, वो मेरे को राखी की फ़ोटो भेजती है तो मैं नोट की फ़ोटो भेजता हूँ। मैं नोट नहीं भेजूँगा, डिजिटल ट्रांसफ़र नहीं होगा, ले फ़ोटो ले ले। तो या तो राखी साबुत आनी चाहिए, तो ताकि मैं भी पैसा आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकूँ, फ़ोटो के बदले फ़ोटो, सिंपल सा फंडा। ठीक है, समझ में आया। तो मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना क्या, वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी प्रोसेस, वेरी फास्ट, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, वेरी गुड, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सुनता मैं किसी की नहीं हूँ। डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया मनी ने। मैंने अभी थोड़े दिन पहले बैंक से एक लोन लिया, लेटर से 1000 रुपये का। ठीक है, अब बैंक ने बोला सर 20% इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो मुझे पता है 1 साल बाद बैंक को कितने देने की ज़रूरत है, 1200 देने की ज़रूरत है। कन्वीनियंट इजी कैलकुलेशन, हर महीने 100 रुपये दूंगा, 1 साल में मामला ख़त्म। बट गुड्स अगर आपने किसी से ले लिए, आप उसको किस्तों में लौटा पाओगे क्या। सोचो मैंने किसी से एक एप्पल लिया था, रोज़ उसको एप्पल का एक टुकड़ा भेज देता हूँ, 1 साल बाद तेरा एप्पल कंप्लीट हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है। द आंसर इज़ नो। तो मनी के केस में ट्रांसफ़र करना आसान है, फ्यूचर के डेफर्ड पेमेंट को भी जज करना आसान है कि एग्जैक्टली मुझे हर महीने या हर साल कितना पेमेंट करने की ज़रूरत है। इट हैज़ सेट अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, उसको कोई बीट अप नहीं कर पा रहा आज तक। तो हो सकता है फ्यूचर में कोई और चीज़ें आ जाए जो उसको बीट अप कर दे। ठीक है,
लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, अब मैं क्या करूं, स्टैंडर्ड ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। यहां से आप घर तक जाइए, बीच में आपको n नंबर ऑफ शॉप्स मिलेंगी, n नंबर ऑफ लोग मिलेंगे, उनसे आप कुछ भी एक्सचेंज करना चाहो, वो आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगेंगे, पैसा। रीज़न क्या है, हर किसी चीज़ को एक्सचेंज करने की आज के टाइम पे एक कॉमन यूनिट डेवलप हो चुकी है, दैट इज मनी। तो इन टर्म्स ऑफ मनी आप कोई भी ट्रांजैक्शन को बहुत कन्वीनियंटली फुलफिल कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आपको फेस ही नहीं होगी। रीज़न इज मनी हैज सेट अ पर्टिकुलर कॉमन यूनिट स्टैंडर्ड। तो कॉमन यूनिट का मतलब क्या है, हर चीज़ का मेजरमेंट क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी है। आपने बोला सर कार खरीदी है, मनी। घोड़ा खरीदना है, मनी। आपने बोला सर वो वाला घोड़ा खरीदना है, मनी, उससे ले सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हर चीज़ में क्या है, आपको मनी की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। हर चीज़ को मेजर करने के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड बन गया है, दैट इज मनी। तो मनी के ये सारे फीचर्स कहाँ से आए, मनी का इवोल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि बार्टर सिस्टम की बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो क्वेश्चन अगर पूछता है हाउ डिड मनी इवॉल्व, एक बार बोर्ड में पूछा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं लिखना, आपको दिखाना मनी इवॉल्व ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। सारी लिमिटेशन समझा दो, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, पक्का? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे की हैबिट होती है कि सर 5 पॉइंट दे रखे हैं, मैं 3 याद कर लूँ, 4 याद कर लूँ। द आंसर इज नो। एग्जाम में बोर्ड आपसे पूछता है एक्सप्लेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज अ फीचर ऑफ मनी। किसी भी एक पॉइंट को भी 4 मार्क्स में पूछ सकता है, 2 मार्क्स उसके एक्सप्लेनेशन के, 2 मार्क्स उसके एग्जाम्पल के। तो आपको पढ़ने तो सारे पॉइंट्स लॉजिकली सारे पता होना चाहिए। जिस चीज़ के अंदर हम बोल देंगे कि इसमें 3 याद कर लो, तो वो 3 से काम हो जाएगा। इन चीज़ों में हम कभी नहीं कहेंगे, इन चीज़ों में हम सारे के सारे पढ़ाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली कोई भी एक पूछा जा सकता है। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? पक्का? ये काम करना बंद करके कर रहा है। यार ये तो हवा तो दे रहा है, ये गर्म फेंक रहा है एक्चुअली वो फैन। वो फैंस थोड़ा सा ऊपर से गर्म खींचते हैं, ये टॉप फ्लोर है ना। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? पक्का? ये सारे हमारे फीचर्स ऑफ मनी हो गए। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मनी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मनी। वो नीचे वाली क्लास में बेटर था, टीवी लगा हुआ था तो वो प्रेजेंटेबल ज़्यादा होता था, इसमें थोड़ा सा लाइट दिखता है। कल कब्जा करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ मनी। अब पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी आए हैं। एक टाइम पीरियड आपने मूवीज़ में देखा होगा, मोहनजोदारो करके एक मूवी आई थी, उसमें गोल्ड का कॉइन चलता था, अशरफियाँ, गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स चलते थे। फिर इकोनॉमिक सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर आना, 8 आना, 12 आना, कुछ ऐसे कॉइन्स चलने लगे। फिर 25 पैसा आया। अब कॉइन्स उसके बाद आए सिल्वर के, और एक सिल्वर के बाद अभी 2 बजा क्या? अच्छा, फिर सिल्वर के कॉइन्स आए। फिर सिल्वर के कॉइन्स के बाद थोड़ा सा फिर से टाइम चेंज हुआ, एल्यूमिनियम कॉपर के कॉइन्स आने लग गए। अब धीरे धीरे कॉइन्स जो हैं स्टेनलेस स्टील के आने लग गए। तो आपने देखा मनी कहाँ से शुरू हुआ, गोल्ड एंड सिल्वर से, और धीरे धीरे मनी ट्रांसफॉर्म होते होते अलग अलग मेटल्स में कन्वर्ट होता चला गया। इसी को आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ मनी में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मनी की बात करते हैं, तो मनी का जो सबसे पहला फॉर्मेट है जिसको हम कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिएट मनी। आज जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज फिएट मनी। ये फिएट मनी का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको जज कर लेते हैं। फिएट मनी का मतलब ऐसा मनी इंस्ट्रूमेंट जिसको या तो गवर्नमेंट इशू कर रही है या आरबीआई इशू कर रहा है। अच्छा, जब 2000 का नया करेंसी नोट आया था, देखा था आपने? आपको विश्वास हुआ था कि वो करेंसी सर्कुलेशन का पार्ट है? मुझे तो शुरुआत में लग रहा था नकली है, वो बचपन में बिजनेस खेलते थे ना, कुछ वैसा। रीज़न क्या है? मुझे उसके कलर से लगा नहीं कि इसको आरबीआई ने इशू किया होगा। फिर 200 का येलो कलर का नोट आया, मुझे उसको भी देख के नहीं लगा, बट उसके ऊपर एक स्टैंपिंग थी आरबीआई की। अब वो स्टैंपिंग का मतलब क्या है? वो लीगली एक करेंसी नोट है, उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर का साइन है, उसके ऊपर वो स्ट्रिप लगी हुई है जो आरबीआई भारत लिखा होता है।
यानी वो क्या है, असली करेंसी नोट है। मुझे कैसे पता चला, वो मेरे लिए बन गया लीगल टेंडर। आपने ये टर्म सुना है, लीगल टेंडर? किसी ने सुना है? ये टर्म पब्लिक नोटिस में आया 2016 में, 8 नवंबर रात को 8:05-7 हुए थे। अचानक सारे टीवी में आए मोदी जी। मित्रों, आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं है। अभी से 12 बजे से तो लोग हिल गए थे। अरे 12 बजे से बोलने का रीज़न था, पहले तैयारी करने के लिए टाइम खुद के लिए भी तो चाहिए। अब यहाँ हुआ क्या, ये लीगल टेंडर लोगों को नहीं पता था, तो मोदी जी ने इसको एक्सप्लेन किया। आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट मान्य नहीं होंगे। मान्य मतलब वैलिड नहीं रहेंगे। वैलिड नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि आरबीआई ने बोला अब ये हमारी करेंसी सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है। तो लोगों को पहली बार पता चला दैट देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर का मतलब क्या है, जिसको या तो आरबीआई ने इशू किया हो या फिर गवर्नमेंट ने इशू किया, वो हमारे लिए क्या है, लीगल टेंडर। तो फिएट मनी क्या होता है, एनी मनी इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट और आरबीआई। इंडिया के केस की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे या तो गवर्नमेंट ने इशू किया है या आरबीआई ने इशू किया है। अब गवर्नमेंट कौन सी करेंसी इशू करती है ये भी पता होना चाहिए। गवर्नमेंट इशू करती है करेंसी कॉइन्स, करेंसी कॉइन्स। और आरबीआई क्या इशू करता है, वेरी गुड, करेंसी नोट्स। तो ये दोनों ही हमारे लिए क्या है, लीगल टेंडर है। बट इंपॉर्टेंट चीज, ₹1 का करेंसी नोट कौन इशू करेगा, गवर्नमेंट इशू करती है। अब गवर्नमेंट का मतलब क्या है, यहां पे बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। चलो एक बात बताओ, कौन बताएगा? अरे मेरा प्यारा बच्चा, हाँ, हमारे यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया का? वेरी गुड, निर्मला सीतारमन। सिंस 2018 शी इज़ अ फाइनेंस मिनिस्टर, आई थिंक सो 2017 एंड से, और उससे पहले शी हैड ऑप्टेड फॉर अ फोर्टे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वो डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्टर थी, बट उनका खुद का बच्चा जो बेटा है उनका, वो डिफेंस में, आर्मी में, तो उन्होंने डिफेंस को छोड़ के उसके बाद फाइनेंस का फोर्टे वर्क अपॉन करना शुरू किया। एंड सिंस देन शी इज़ लुकिंग आफ्टर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, शी इज़ अ हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी है। तो निर्मला सीतारमन हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द पर्सन जिनका करेंसी नोट के ऊपर साइन आपको देखने को मिलेगा, किस पे, ₹1 के करेंसी नोट पे, और सारे के सारे करेंसी कॉइन्स भी उन्हीं के फोटे में आते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर गवर्नमेंट सिर्फ करेंसी कॉइन्स क्यों प्रिंट करती है, करेंसी नोट्स क्यों प्रिंट नहीं करती? उसका रीज़न चलो कोई ट्राई करो। गवर्नमेंट सिर्फ करेंसी कॉइन्स क्यों प्रिंट करती है, करेंसी नोट्स क्यों नहीं करती? क्या क्या क्या? अरे वो तो पता है, हम तो ये पूछ रहे हैं क्यों करता है, उसी को तो जज करना है। सोचो अगर मुझे नहीं, एक बच्चे को घूस लेनी है, ब्राइब, ठीक है, वो बहुत करप्ट आदमी है, उसको घूस लेनी है ₹1000 की, छोटा सा काम है कोई। ₹1000 की घूस के लिए अगर मैं करेंसी नोट्स दूंगा तो क्या ये कन्वीनियंट है कि करेंसी कॉइन्स दूंगा या कन्वीनियंट है? क्योंकि करेंसी कॉइन्स दे दे तो इससे ज़्यादा वजन उनका कॉइन्स का हो जाएगा। रीज़न क्या था, करेंसी कॉइन्स जो है करप्शन को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाते, तो और सर्कुलेशन का भी एक बहुत छोटा परसेंटेज होते हैं, तो इसीलिए करेंसी कॉइन्स को किसके अंडर रखा गया है, गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट कर सकती है ना करप्शन, तो गवर्नमेंट तो क्या चेंज होती रहती है। मान लो किसी ने बोला कि पुरानी गवर्नमेंट ने तो ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर दी थी, तो आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कैन चेंज, बट आरबीआई चेंज हो जाता है क्या? नहीं, आरबीआई तो वही रहेगा। तो उस केस में गवर्नमेंट के पास सिर्फ क्या रखे गए, करेंसी कॉइन्स, जो कि हमारी करेंसी सर्कुलेशन पे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट
नहीं करेंगे। और करेंसी नोट्स किसके फोटे में चले गए? अंडर आरबीआई, क्योंकि वो करेंसी सर्कुलेशन पे बहुत मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ तो आरबीआई ने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया सारे करेंसी कलेक्शन को। आज भी आप अपने पुराने 1000 के 2000 का नोट जो आया था ना, उसको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया आरबीआई ने, आपने सुना होगा। क्यों किया सर्कुलेशन से बाहर? करप्शन थोड़ा सा आसान हो गया था। तो उस करप्शन को कब डाउन करने के लिए क्या किया? बोला 500 रुपये का नोट मैक्सिमम सही है। अगर किसी के पास 2000 का नोट है, अभी भी आप बदलवा सकते हो आरबीआई में जाके। एक फॉर्म भरना पड़ेगा कि कहाँ से आया, इतने दिन कहाँ थे और कितने नोट हैं। अगर रोड में पड़ा होगा मेरे को दे देना, मैं चेंज करा दूँगा। मतलब रख लूँगा, चेंज करा के तो क्या बच्चों को दिखाऊंगा ना, ऐसे लीगल टेंडर था फोटो खींच के, उसके बाद एक्सचेंज करा लूँगा। हाँ जी, तो डिफरेंस समझ में आया कि करेंसी कॉइन्स गवर्नमेंट के पास क्यों गए और करेंसी नोट्स आरबीआई के पास क्यों? लॉजिक में कोई डाउट? पक्का? चलो, ये तो था बेसिक सी वर्किंग। अब इनमें एक छोटा सा टर्म और, दैट इज लीगल टेंडर, जो मैंने अभी आपको बताया। एक बात बताओ, इन दोनों में से लीगल टेंडर कौन सा जनरली हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, करेंसी कॉइन्स या करेंसी नोट्स? जैसे मैंने एक एग्जांपल बोल दिया, मैं बेटा कल फीस लेके आ जाना। अब आप अगले दिन फीस लेके आए सिक्कों में। वो सोडानी स्वीट्स जो है, उनका बेटा मेरे पास पढ़ता था, एमपीएस में था, जवाहर नगर वाले में। 2015 की बात होगी। मैंने बोला बेटा फीस लेके आ। अगले दिन 5-5 के सिक्के, किसी के ऊपर हरी चटनी लगी हुई, किसी के ऊपर मीठी चटनी लगी हुई, सारे लाके मेरे को थैली में दे दिए, सर फीस। हाँ हाँ, तो मैंने उसको कहा बेटा तू ही गिन ले और गिन के रख दे। तो उसने गिने। बट अगर मेरी फ़ीस, वो तो उस टाइम पे मैंने उससे सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट जो बचा था वही मंगाया था, 600-700 रुपीज़ का। अगर मेरी पूरी फ़ीस वो लेके आ जाता तो मेरा पूरा ख़ानदान पूरी रात सिर्फ गिनता ही रहता और उनको साफ करता रहता चटनी। रीज़न क्या है? अगर एक छोटे अमाउंट का डिनोमिनेशन का कोई ट्रांजैक्शन है, छोटे अमाउंट का मतलब रूल हमारा ये कहता है अगर अप टू 1000 का ट्रांजैक्शन है तो आप करेंसी कॉइन्स में वर्क अपॉन कर सकते हैं। बट अगर उससे ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ करेंसी नोट से वैलिड होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो करेंसी कॉइन्स थे, ये जो करेंसी कॉइन्स हैं, ये सारे मेरे लिए क्या हैं? ये है मेरे लिए लिमिटेड लीगल टेंडर। तो लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब अगर करेंसी कॉइन्स में कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो मैक्सिमम 1000 रुपीज तक के डिनोमिनेशन ही कोई लाइबल है एक्सेप्ट करने के लिए। उसके ऊपर का ट्रांजैक्शन तो मैं मना कर सकता हूँ। सोचो अगर मेरी पूरी फीस लेके आया था, ले जाओ वापस, मैं मना कर देता, मैं कैश मतलब करेंसी नोट में होना चाहिए, इसमें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया? हाँ जी बेटा, कुछ पूछते? सर अभी किसी ने ऑनलाइन बोला था ना कि आरबीआई क्या बोलते हैं, आरबीआई प्रिंट करता है 3 रुपए के ऊपर का। हाँ हाँ, तो 10 रुपए के सिक्के, 20 रुपए के सिक्के वो सब आरबीआई नहीं, जितने भी कॉइन्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्कुलेशन में किसके हैं? गवर्नमेंट के। आपके पास अगर पर्स हो तो आप देखेंगे, अगर आपके पास कॉइन होगा तो उस कॉइन के ऊपर पीछे भारत का एम्बलम लगा होगा, ठीक है, और नीचे लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या सिर्फ भारत लिख के छोड़ देते हैं। वो क्या है, किसने इशू किया है? गवर्नमेंट ने। बट अगर कोई करेंसी नोट है, आप उसको देखोगे उसके ऊपर क्या लिखा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसको सर्कुलेशन में कौन लेके आया है? आरबीआई लेके आई है। और वो सारा का सारा करेंसी नोट के ऊपर आरबीआई के गवर्नर के साइन होंगे। और इंग्लिश और हिंदी में एक टर्म लिखा होता है, सुनिए, इंग्लिश में लिखा होता है आई प्रॉमिस द बियरर टू पे रुपीज़ 500 का नोट है, उसके बारे में बता रहा हूँ। आई प्रॉमिस द बियरर टू पे रुपीज़ 500। इसका मतलब क्या है? जिसके पास वो नोट है ना, उसको 500 रुपये की वैल्यू के सामान मिल सकते हैं, या 500 रुपये में वो एक्सचेंज करा सकता है दूसरे नोट। पुराने नोट के बदले दूसरा नोट लेना है, 500 रुपये की वैल्यू है उस नोट की, यानी वो 500 रुपये की वैलिडिटी रखता है। हिंदी में लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वादा करता हूँ, और नीचे के आरबीआई के गवर्नर के साइन। कौन वादा कर रहा है? गवर्नर वादा कर रहा है। क्यों? क्योंकि कल को लीगल टेंडर नहीं रहे तो उसके बदले वो नोट ले लेगा, नया नोट दे देगा 500 रुपये की वैलिडिटी का, यानी उस नोट की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 500। दैट इज व्हाट वी कॉल एज लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर आपने देखा होगा, करेंसी कॉइन्स तो सर्कुलेशन में नकली भी आ गए थे बीच में। राजस्थान में एक जगह है सीकर, बहुत फेमस हो गई थी, 10-10 रुपये के करेंसी कॉइन। अगर आप सीकर की तरफ जाओगे ना, बाई चांस हाईवे वगैरह से या किसी रेस्टोरेंट में रुक गए और आपने 10 रुपये का कहीं पेमेंट किया, कॉइन्स में कोई नहीं लेगा,
क्योंकि करेंसी कॉइन सबसे ज़्यादा धड़ल्ले से बिके ही याद है, नकली वाले। तो वो क्या है, नकली करेंसी कॉइन्स हैं। बट अगर मैं बात करूं करेंसी नोट की, करेंसी नोट को प्रिंट करना आसान नहीं है। वो फर्जी मूवी में जो आपने देख लिया वेब सीरीज में, दैट वाज समथिंग डिफरेंट, बट इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू पे। तेरे को सुनाना है ये बेटा, वो यही है वो, कल इसको देख लेना, नीचे पकड़ लेना, ठीक है। देख तेरे मुंह पे कैसे किया इतना गुस्सा दिला दिया तूने उसको। अब ये इसी थोड़ा ठीक चल रहा ना, पता नहीं, मुझे तो आ रही है। बिल्कुल भी आवाज नहीं। चलो आज की क्लास यहीं तक, तब तक आस्ता लाविस्ता, काजू बादाम पिस्ता, टाटा बाय बाय, आई लव यू ऑल, वाली बात है बाय बाय बच्चे।